ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं द्विवेदीयुगीन प्रमुख कवियों की। द्विवेदीयुगीन जो कवि रहे हैं उनमें जो विशेषता थी वो खड़ी बोली की विशेषता रही है कि हिंदी गद्य और पद्य दोनों की भाषा इस युग में खड़ी बोली रही। भारतीय युग में खड़ी बोली हिंदी कविता का हालांकि प्रारंभ हो चुका था, जो कविता का सृजन है वो खड़ी बोली में हुआ, लेकिन फिर भी साहित्यिक स्तर पर उसे इतनी विशेष स्वीकृति नहीं मिली। तो श्रीधर पाठक सबसे पहले ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे खड़ी बोली आंदोलन के समय खड़ी बोली में अपनी पहली कविता लिखी और जिसका शीर्षक था एकांतवासी में। उनकी एक कविता सन 1983 में प्रकाशित हुई और इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली की परिमार्जित शैली अपनाकर अनेक रचनाएं। खड़ी बोली के इस आदि कवि को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुक्त कंठ से प्रशंसित किया। कविता के लिए श्रृंगार, प्रेम और युवा अवस्था की अल्लड़ रंगीनी जो कविताएं उस समय लिखी जाती थी, उनका बहिष्कार कर जो इस युग में काव्य सृजना हुई है, उसमें राष्ट्र प्रेम को अंतर्निहित किया गया, राष्ट्रीयता के भावों को अंतर्निहित किया गया, समाज सुधार की ओर दृष्टिपात किया गया, शिक्षा, नैतिकता, आचरण की मर्यादा, इन सारे विषयों को वहां स्थान दिया गया और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना ही द्विवेदी जी का लक्ष्य बन गया था। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली अपनाई। द्विवेदी युग की कविता में रीतिवाद का विरोध है। रीतिकालीन जड़ संस्कारों से द्विवेदी युगीन कविता मुक्त हुई। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन थे। सन 1900 में उन्होंने गुणवंत हेमंत शीर्षक से एक कविता का सृजन किया और उन्होंने छंदों को नए ढांचे में ढाला। द्विवेदी युग में जो प्रबंध काव्य है उसकी अधिक मांग रही है। ये कहा जाए कि जो काव्य का सृजन है वो प्रबंध काव्य में अधिक हुआ। प्रबंध काव्य संख्या में अत्यधिक लिखे गए, जैसे पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर द्वारा जो रचना का पूरे प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और वह काव्य प्रायः भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक। खड़ी बोली को काव्योपयुक्त बनाने में हरिऔध जी का अवदान है। उन्होंने अपने विभिन्न प्रयासों से खड़ी बोली को काव्य के योग्य बनाया और कविता के सृजन में मुझसे ढाला। यशोदा का सहृदय संबंध विरह दृष्टि है। कहती है कि मतलब यहाँ जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में यशोदा अपने विरह को व्यक्त करती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा, दुख जन्म भी दूरी का सहारा था। अयोध्या जी बोलचाल की मुहावरों से भाषा में सृजन करते थे और उसी वाणी में वो लेखन करते थे। उनका एक संग्रह है चौथे चौपदी और ये बहुत ही रोचक संग्रह है और इसका एक उदाहरण है तो पले पीस पर किसी के है पॉलिसी बहुत बुरी थी, हम रहे चाहते हटाना ही पेट पूछते पति। तो यहाँ जो मतलब उनके लिखने का जो ढंग है अभी बड़ा ही रोचक है, एक अलग ही शैली, एक नवीनता उनके काव्य में दृष्टि है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी में कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं, लेकिन खड़ी बोली में उन्होंने ही अपनी कविताओं का सृजन किया। हालांकि वो एक समालोचक रहे हैं, एक साहित्यकार के रूप में रहे हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में तो उन्होंने
हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य के प्रति जो अपना अनुमान दिया है वो अमूल्य है। तो द्विवेदी की बोलचाल की भाषा में हिमायत है, अतः उनकी कविता की भाषा भी गद्यमान है, मतलब कि गद्य में रही, क्योंकि वो एक समालोचक अधिक है, साहित्यकार अधिक है, और कवि के रूप में मतलब कि उनकी जो छवि है वो अपेक्षाकृत गद्य के थोड़ी कम है। इसके आगे हम देखें तो मैथिली चरण गुप्त द्विवेदी युग में बहुत मतलब कि आगे रहे हैं, खड़ी बोली के सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनकी कविताओं से खड़ी बोली हिंदी को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित होने में एक अभूतपूर्व सहायता मिली। हालांकि ये सारे कवि वो हैं जो द्विवेदी जी के संपर्क में रहे और उनकी भाषा को लेकर द्विवेदी जी ने अनेक प्रकार का परिष्कृत या परिमार्जन किया। उनके द्वारा रचित मतलब गुप्त जी के द्वारा रचित जो उनका ग्रंथ है भारत भारती, वो युगीन राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का एक मूर्त रूप है। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ। इसकी जो पंक्तियां हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत लोगों को कंठस्थ हैं, और ये तो पंक्तियां मतलब कह सकते हैं एक साहित्यकार और एक हिंदी पाठी के जुबा पर शायद बैठी। तो भारत भारती युगवाणी का मूल रूप है, और उसमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्र किया गया है। जो पंक्तियां हैं वो ये हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे। आओ विचारें आज मिलकर के समझें। तो यहाँ पर कवि ने अनेक प्रकार से अपने जो समाज है, मानव सभ्यता है, और जो भारतीय हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास किया है अपने देश के प्रति, अपने भक्ति के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। और इसी के साथ साथ मतलब कि हम किस प्रकार अपने देश को आगे लेकर जा सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, कृषि सभ्यता को धारण करने वाले हैं, और आज हम अंग्रेजों के आगे सर झुकाए खड़े हैं। हम स्वयं उनकी गुलामी को सहन कर रहे हैं। हम केवल तुच्छ से स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका साथ ले रहे हैं। तो बहुत सारे संदर्भों की ओर संकेत करने वाली है उनकी पंक्तियां। मैथिली चरण गुप्त में जयद्रथ वध, पंचवटी की साथी और यशोधरा जैसे अनेक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की। मुक्तक गीत और गेय पत्र लिखे। मेघनाथ वध का अनुवाद उन्होंने अफगान कविता में किया। और राय देवी प्रसाद की एक लंबी कविता है वसंत योग, इसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई। रामनरेश त्रिपाठी जी को देखें तो वो इस युग में कवियों में महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी कविता देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उनकी भाषा अत्यंत व्यवस्थित है, और उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं नैनानी, पथिक और सती। इस युग के दूसरे कवियों में रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, पंडित लोचन प्रसाद पांडे और पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, पंडित नाथूराम शर्मा शंकर के नाम लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो द्विवेदी कवि हैं, उन द्विवेदी कवियों में ये समस्त साहित्यकार जैसे नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, राय देवी प्रसाद सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही,
मैथिली चरण को, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुट पांडे आदि आते हैं, जिन्होंने अपने साहित्य से, अपने काव्य सृजन से, अपने वैशिष्ट से, अपने ज्ञान से हिंदी साहित्य जगत की वेदी हिंदी काव्य धारा को आह्लादित किया है। तो इन सभी का एक कवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान है, विशेष स्थान है। द्विवेदी युगीन कवियों में सबसे पहले श्रीधर पाठक जी की बात करते हैं। श्रीधर पाठक जी खड़ी बोली के प्रथम कवि और पहले मतलब ब्रज भाषा में वो कविता करते थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो सरस्वती का संपादन संभालने से पूर्व ही उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया। थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के विषय में बात करें, थोड़ा सा इनके बारे में अगर व्यापकता से जाने तो श्रीधर पाठक जो है वो उनकी जीवन यात्रा और काव्य यात्रा भारतेंदु युग से शुरू होकर द्विवेदी युग से होती हुई और छायावाद तक आती, क्योंकि पाठक जी स्वच्छंदतावादी चेतना के सर्जक कलाकार थे, इसलिए द्विवेदी युग जो इतिवृत्तात्मक स्थूलता, नैतिकता एवं मर्यादावादिता का युग था, उनके रचना कर्म में कम सहायक रहा। वास्तव में पाठक जी परंपरागत रूढ़ियों के घनघोर विरोधी थे। यही विरोध छायावादी कविता का आधार भी बना। वैसे तो भारतीय काव्य परंपरा में अपने बारे में कुछ लिखना निबद्ध सा ही रहा है, लेकिन समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठक जी ने स्वजीवनी में अपने बारे में काफी कुछ उन्होंने लिखा है और मतलब फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अज्ञात है, ज्ञात नहीं हो पाया है। लेकिन बिखरे हुए सूत्र जो है उनको यदि एक साथ मिलाया जाए तो बहुत कुछ उनके विषय में ज्ञात हो जाता है। पंडित श्रीधर पाठक जी की वंश परंपरा से ज्ञात होता है कि वो एक सारस्वत ब्राह्मण थे और उनके पूर्वज कई 100 वर्ष पहले वर्तमान हरियाणा के सिरसा जिले से आकर आगरे जिले के जोधड़ी नामक ग्राम में बसे थे। अपने संस्कारों और पांडित्य के कारण इस परिवार को बहुत बड़ी जमींदारी प्राप्त हुई थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, जो उनकी जमींदारी है वो समाप्त होने लगी, परिवार के नाम पर केवल जमीन रह गई और इस परिवार में जो एक वैष्णव भक्त विद्वान थे, ऐसे में ही श्रीधर पाठक जी का जन्म हुआ। श्याम सुंदर दास जी ने इस विषय में लिखा कि श्रीधर पाठक सारस्वत ब्राह्मण हैं। उनके पूर्व पुरुष कोई 1100 वर्ष हुए कि पंजाब से आकर जोधरी ग्राम में जो आगरा जिले के फिरोजाबाद परगने में है वहां बसे थे और कौटुंबिक जनश्रुति के अनुसार एक विशाल जमींदारी उनके वहां बसने का हेतु था। पाठक जी के वृद्ध पितामह श्री कुशलेश जी हिंदी के अच्छे कवि थे और मतलब के जो कुशलेश जी थे वो प्रपितामह थे और पितामह धरणीधर शास्त्री वंदन नैयायी थे और इनके पिता लीलाधर जी यद्यपि एक साधारण पंडित थे, लेकिन अपनी सच्चरित्रता, भगवत भक्ति और पवित्रता में वो हमेशा से अद्वितीय रहे। श्रीधर पाठक जी ने अपनी जीवनी में अपना ये वृत्तांत प्रस्तुत किया है कि वहां पर कहा है कि आगरा प्रांत की फिरोजाबाद तहसील में जोधरी नाम एक ग्राम है, वहां अगले समय में कुछ एक काल तक किंवदंती कथित परवंश एक विपुल अवतरु अद्भुत विध्वंस कर भूमिपति का सकल अंश मान मूर्धन ने अज्ञानतम शून्य विद्वान जनमान्य राजन्य गान पूजे बहुदेश विख्यात अवदात्य यश राशि कृतविद्य अतिवृद्य प्रतिपत्ति संपन्न अति भद्र अविश्वसनीय
सुमनस्क सुवयस्क शुचिवृत्त सात्विक बलि देश पंजाब था। आद्य उसका सुलभ शतकुल विदित सुधर सारस्वत प्रवर पाठक सुप्रांगण। तो यहाँ इन्होंने अपने वंश परिचय के बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया है। स्वयं पाठक जी ने अपने चाचा धरणीधर से भी अपने वंश परिवार के बारे में विवरण प्राप्त किया था और इन संदर्भों से ज्ञात होता है कि पाठक परिवार के पूर्वज 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सिरसा से जोगरी ग्राम में आए थे और वहाँ उनके परिवार को प्रतिष्ठा और सम्मान मिला। पाठक परिवार का वंश वृक्ष जो है वो इस प्रकार है कि ब्रह्मा से भृगु, भृगु से मानधाता, भृगु से अंगिरा, मानधाता से नरोत्तम, नरोत्तम से रेवती राम, रेवती राम से परशुराम, परशुराम से मनसाराम, मनसाराम से कुशल और कुशल से श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण से नारायण, नारायण से श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से लक्ष्मण और लक्ष्मी और लक्ष्मण से धरणीधर और लीलाधर से श्रीधर। तो ये इनकी जो है वंश वेद प्राप्त हुई। इतने लंबे वंश वृक्ष को ध्यान में रखकर आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में यह संकेत कर देना जरूरी है कि इस कुल की आर्थिक व्यवस्था कुशल मिश्र से पहले ही संकुचित हो गई। कुशल मिश्र जो कि मतलब कि इनकी 5वीं पीढ़ी पे इनके पिता की 5वीं पीढ़ी के थे कुशल मिश्र और जो और भी वर्णन है उसके द्वारा मतलब जो इनका इतना लंबा जो परिवार है वंश में कि यहाँ तक श्रीधर पाठक के पिताजी का प्रश्न है कि इस बारे में ज्ञातव्य है कि पाठक जी के पिता लीलाधर ने कुशल मिश्र के समान विद्वान और अवज्ञाकार व्यक्तित्व को अपनाया और धरणीधर शास्त्री के समान वैज्ञानिक वे पूर्ण भ्रष्ट थे, धर्म पालन में डटे थे, भिक्षुक थे, भिक्षुक उनके द्वार से कभी निराश नहीं जाते। वो इतने अधिक मतलब के परम भक्त थे। तो मतलब इनके जो पिता हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इतना ज्ञान होता है कि वो एक धर्म प्रेम व्यक्ति थे और परम। श्रीधर पाठक का जन्म माघ कृष्ण 14 संवत 1916 ईस्वी में हुआ था और इनके पिताजी की लीलाधर थे, माता लाडली देवी थी और माता कोरबा वृंदावन दर्शन करनी थी। माता और पिता दोनों ही सरल सहज साधु और भक्ति स्वभाव के पाठक का जन्म कि ग्राम में स्मरणीय स्मरणीय के नाम में जन्म अपना हुआ अवध 1916 असित माघ निशी अर्ध 14 रवित बार बार लग्न भूषित प्रपत याम मतलब कुछ काव्यमयी भाषा में लिखा है उन्होंने। तो श्रीधर पाठक का राशि का नाम भूधर था लेकिन बाद में ही इनका नाम श्रीधर पड़ गया और कैसे पड़ा ये नहीं पता। और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो इनका जो विद्याध्ययन है यथा समय प्रारंभ हुआ है और बड़ी कठिनाई से इन्होंने वर्णमाला सीखी। उसके बाद पाठशाला में कभी अपने पिता से पढ़ते थे और पिता से कौमुदी का संधि प्रकरण पढ़ा था इन्होंने। अध्यायों का अध्ययन किया, परिव्राजक भागियों की गुरु धरणीधर के शिष्य से किया इन्होंने। इस ग्रंथ में भी इसके विषय में भी अपनी जीवनी में लिखा है। पाठक जी के अध्ययन का यह स्वरूप न चल पाया क्योंकि दोनों भाई अर्थात लीलाधर और धरणीधर के विचारों का अंतर
पढ़ने के कारण श्रीधर पाठक को अपने पिता के साथ गोदारी छोड़कर के शोधी को नगरा यहाँ आना पड़ा और यहाँ आने के बाद निर्धनता का ताप बढ़ता ही चला गया। फिर भी घर का जो एक सांस्कृतिक वातावरण था उससे प्रभावित होकर श्रीधर जी ने अध्ययन किया। बिना गुरु के पढ़ाई का ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। अंततः उस अध्ययन को छोड़कर वो गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए गए और वहां उन्होंने विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। पुरातन शिक्षा के स्थान पर श्रीधर पाठक ने नई शिक्षा के प्रति अपना रुझान व्यक्त किया। तो इस प्रकार इनकी शिक्षा जो है मतलब के बार बार इधर से उधर जाने के कारण पूरी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त इनका व्यक्तित्व को बहुत कुछ पता चलता है। के संबंध में ये भी प्रचलित है कि सरकारी नौकरी के संबंध में पाठक जी को फिर एक बार शिमला जाने का मौका मिला और किसी अंग्रेजी अधिकारी के साथ अनबन हो जाने के कारण 1914 में उन्होंने नौकरी त्याग कर रखा शुरू कर दिया और सरकारी नौकरी से सेवा मुक्त होने के बाद 150 रुपए मासिक पेंशन इन्हें मिलने लगी। गंज को अपना निवास स्थान बनाया है। वास्तव में यह बंगला पाठक जी के जीवन पर्यंत साहित्यकारों का संगम स्थल है। अंतिम प्रयाण के रूप में यदि देखें तो पाठक जी श्वास और खांसी के असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे और क्योंकि इनकी जलवायु निरंतर परिवर्तित होती रहती थी तो बहुत सारी यात्राएं इन्हें करनी पड़ती थी तो इनका रोग भी बढ़ गया और इसी रोग के कारण 13 सितंबर 1928 ईस्वी को रात में 8:30 बजे मसूरी में इनका देहांत और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार। तो श्रीधर पाठक जी की जो समग्र जीवन यात्रा है उसे लक्षित करके डॉक्टर रामचंद्र मिश्र कहते हैं कि 69 वर्ष के जीवन में भारतेंदु युग में पल्लवित होकर वेदी युग की परंपरामूलक प्रवृत्तियों को चुनौती देते हुए तथा छायावादी युग के लिए सुदृढ़ शिलान्यास करते हुए पाठक जी ने अपने स्वच्छंदतावादी गरिमामय व्यक्तित्व से हिंदी काव्य को चिर आभारी किया, आलोकित किया। भारतेंदु को अकाल ग्रहण लग गया और महावीर का वीरत्व विश्व के यथार्थ झूठों ने पंगु कर डाला, किंतु श्रीधर अपनी वैयक्तिकता की अमर श्री की विभा से हिंदी जननी के भव्य मंदिर को युगों युगों के लिए आभाषित कर गए। तो उनका भौतिक शरीर इस नश्वर विश्व से अवश्य तिरोहित हो गया है, किंतु उनका साहित्य इतना महामहिम रहा कि हिंदी जननी अपने उस लाल को विस्मृत नहीं कर सकती। इससे वे हमारे गौरव में वरेण्य हैं और वंदनीय हैं। श्रीधर पाठक के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर यदि दृष्टि डालें तो उनका व्यक्तित्व अत्यधिक विशिष्टताओं से युक्त है। इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं, एक उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं, संगीतज्ञ रहे हैं, सौंदर्य सृष्टा, काव्य शास्त्री, प्रकृति प्रेमी और अध्ययनशील और एक उनके सुंदर व्यक्तित्व को अगर उनके व्यक्तित्व का एक एक बिंदु लिया जाए तो ये एक चहुमुखी यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और पाठक जी की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए योगी हरि जी ने कहा है कि पाठक जी सच्चे अर्थों में प्रगतिशील कवि तथा प्रतिभाशाली लेखक थे। परंपरागत शब्दों का समूह उच्छेदन न कर उन्हें अधिक विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया है। प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि वह नया से नया मार्ग निकाली। एक वक्ता के रूप में श्रीधर पाठक के रसिक तथा खड़ी बोली के पंडित होने की जो मतलब के एक धारणा है वो प्रचलित है। उन्हें भाषा का क्योंकि अपना पूर्ण अधिकार था तो इसलिए जब वो बोलते थे तो उनका वक्तव्य हर किसी को प्रभावित कर लेता था। ऐसा लगता था जैसे कि सभाओं में चारों तरफ उनकी वाणी का एक जादू छा रहा है। संगीतज्ञ श्रीधर पाठक को संगीत कला बहुत प्रिय थी
और इसी स्मरण में भोगी जी ने इस बात के लिए कहा है कि उस दिन श्रद्धेय पाठक जी ने अपने रचे हुए कुछ भारत गीत सुनाए थे। उनका मंजिल मधुर स्वर में वह झूम झूम कर सुनाना आज भी मानव कानों में गूंज रहा है। राष्ट्रीय गीत बाद को सैकड़ों बने, पर पाठक जी के भारत गीतों की बराबरी मेरे ख्याल में कोई ही गीत कर सकेंगे। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द पाठक जी के संगीतज्ञ होने और उसमें भी एक प्रभावशाली संगीतज्ञ होने की सुवास को भरते हैं। सौंदर्य सृष्टा थे श्रीधर पाठक, सौंदर्य के अप्रतिम सृष्टा थे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपने संस्मरण में कहा है कि पाठक जी की कविता के अतिरिक्त जिन बातों का मुझ पर अधिक प्रभाव पड़ा वे भी उनकी सुरुचि, सुप्रबंध शक्ति और सौंदर्य प्रेम, अर्थात जो सौंदर्य से प्रेम करते थे, सम्मान करते थे। उनकी पद्मकोट नामक पोथी उक्त तीनों चीजों के सम्मिश्रण का परिणाम है। मतलब कि एक सुंदरता और उसको एक प्रबंधित करके रखना, उसके प्रति उसको जागरूक किए रहना, ये चीजों का समन्वय उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में देख लेते हैं। वास्तव में पद्मकोट पाठक जी की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है, बल्कि कहना चाहिए कि यदि वे अपने जीवन में काश्मीर सुषमा और पद्मकोट की ही रचना करते तब भी वे कविता और सौंदर्य के प्रेमियों के लिए चिरस्मरणीय हो जाते। तो इनकी जो ये रचना है पद्मकोट और जो इनकी रचना है काश्मीर सुषमा, इसके द्वारा इनकी जो सौंदर्य सृष्टि है उसका आभास अनुभूति होती है। इन्हें काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये शुद्ध भाषा के हिमायती थे। इनका मानना था कि तंत्र शास्त्र का भी अवश्य अध्ययन रचनाकारों को करना चाहिए। उन्होंने संकेत भी किया है कि जो महाशय व्याकरण की अथवा अन्य प्रकार की भूल करते हैं उन पर प्रत्येक भूल के लिए 1 पैसा जुर्माना दिया जाना चाहिए। प्रकृति प्रेमी थे। पाठक जी के मन में प्रकृति के प्रति एक गहरा लगाव देखने के लिए मिलता है। इसी लगाव के कारण उन्होंने प्रकृति पर बहुत सारी कविताएं लिखी। साहित्यिक गोष्ठी के बारे में भी पाठक जी ने कई बार कहा था कि प्रत्येक मास में कहीं प्रकृति की गोद में वृक्षों के नीचे नदी तट पर साहित्यिक सज्जन इकट्ठा हुआ था। अच्छे मित्र पाठक जी बहुत अच्छे मित्र थे। पंडित बालकृष्ण मित्र से बड़ी प्रसिद्ध है और सफाई पसंद थे। मतलब साफ सुथरा रहना अच्छा लगता था। कहा भी जाता है इनके विषय में कि पाठक जी को स्वच्छता से, सफाई से बहुत प्रेम था। मतलब जैसे उस व्यवस्था को उनके जीवन में देखा जा सकता है। किताबों को बड़ा व्यवस्थित करके रखते थे। किसी कागज पर कोई भद्दा धब्बा या दाग वो कुछ नहीं दिखाई देता था। जैसे कुछ व्यक्तियों का एक नेचर होता है कि बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, पेपर और पेन रखा है तो उस पर ही मतलब कि पेन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो एक व्यवस्थित उनके सारी चीजें रहती थी। कागज पर कोई धब्बा नहीं है और उनके कपड़े साफ सुथरे रहते थे और उनकी मेज पर सारी चीजें यथास्थान सुसज्जित रहती थी। मतलब जो चीज जहाँ है वो अपने सही स्थान पर हमेशा रही और कोई मजाल नहीं कि कोई भी चीज उनकी व्यवस्थित हो जाए। अंधेरे में भी अगर उन्हें कुछ लेना है तो उनको सहसा मिल जाएगा। इस इतनी व्यवस्था जो अपने सभी सामान रखते थे और यदि कोई दूसरा भी उस व्यस्त उनकी किसी वस्तु को स्थान से हटा देता था तो वो स्वयं उठकर उसको सही कर देते थे, लेकिन उनके किसी कुछ कहते नहीं थे। तो उनको मतलब कि अपने जीवन में सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से चाहिए था। अध्यवसायी थे, निरंतर स्वाध्याय में रत रहते थे, नवीनता प्रेमी थे, नूतनता से बहुत प्रेम करते थे। नई नई बातों को सोचना, उन्हें व्यवहार में लाना और अपने प्रतिदिन में उनको ढालना, इन सारी चीजों को देते थे।
इसके अतिरिक्त जो श्रीधर पाठक हैं, ये कह सकते हैं संपूर्ण रूप में कि हिंदी साहित्य जगत में वो एक ऐसे श्रेष्ठ रत्न हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, प्रकृति से प्रेम किया, राष्ट्र का गौरव गान किया और बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व से युक्त होकर उन्होंने अपने देश का, अपने हिंदी साहित्य जगत का गर्व बढ़ाया। उनका जो प्रतिनिधित्व है, अगर उस प्रतिनिधित्व को ध्यान दें तो कर्तृत्व कर्म का जो विश्लेषण है वो 3 रूपों में देखने को मिलता है। अनुदित कृतियाँ, एक मौलिक कृतियाँ और एक गद्य कृतियाँ। अनुदित कृतियों में जो उनकी रचनाएं हैं एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत कवि और इसके अतिरिक्त जो उनके स्वयं के काव्य ग्रंथ हैं, अगर उन पर दृष्टि डालें तो जो काव्य ग्रंथ होंगे वो है मनोविनोद, बाल भूगोल, काश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि, जार्ज वंदना, भक्ति विभा, श्री गोखले प्रशस्ति, श्री गोखले गुणाष्टक, देहरादून, श्री गोपिका जी, भारत की आदि। तो ये इनकी काव्य कृतियां हैं और काव्य कृतियों के अतिरिक्त जो इनकी गद्य कृतियां हैं उन पर भी दृष्टि डालें तो इनकी गद्य कृतियां भी अपना हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान देती हैं, जिसमें उन गद्य कृतियों में इनके उपन्यास, कहानी, निबंध, पत्र साहित्य आते हैं और गद्य साहित्य में निबंध साहित्य और एकमात्र उपन्यास है इनका तिलिस्माती मुंदरी। और निबंध साहित्य में इनके जो निबंध हैं वो गंभीर विवेचनात्मक निबंध, सुधारात्मक निबंध और मनोरंजनात्मक निबंध तीन रूपों में बांटे जा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पत्र साहित्य पर अपनी लेखनी बनाई। तो इस प्रकार ये इनका प्रतित्व और व्यक्तित्व है। तो अपने आप में स्पष्ट है कि इनकी कविताओं का मुख्य विषय देश प्रेम रहा, समाज सुधार रहा, प्रकृति चित्रण रहा और जिन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी और जाड़ वंदना जैसी कविताएं में राजभक्ति भी दिखाई देती है। बाल विधवा में विधवाओं की दशा का वर्णन किया गया है। इन्होंने प्रकृति चित्रण कविताओं में भी अत्यधिक सफलता प्राप्त की। तो 1900 में उन्होंने गुरुवत्त हेमंत नामक कविता लिखी। तो इसमें प्रकृति का बहुत व्यापक रूप है। ज्वार, बाजरा, खरीफ, रबी, सौंफ, पालक आदि का वर्णन किया गया है। तो हिंदी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रथम उत्थान का श्रीधर पाठक ने माना। तो पाठक एक कुशल अनुवादक थे और अनुवाद के रूप में हर्मिट का एकांतवासी योगी, यही वो पीछे नाम लिए हुए हैं उनके। और मौलिक कृति में काव्यों के नाम आते हैं उनके और गद्य कृति में भी इन्होंने निबंध वगैरह सब लिखी। तो इस प्रकार श्रीधर पाठक का हिंदी साहित्य में एक अपूर्व योगदान है और हिंदी साहित्य के प्रति जो उन्होंने मतलब एक विशेष कार्य किया है वो उनकी साहित्य के प्रेम को अभिव्यक्त करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय मूल से चलकर छायावादी युग तक उन्होंने अपने इस साहित्य की यात्रा को परिपूर्ण किया है और 3 स्तंभों पर उन्होंने अपनी स्मृति के लेख लिखे। तो इस प्रकार श्रीधर पाठक का हिंदी साहित्य जगत में विशेष योगदान है।